हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम की तो सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी और आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी उसमें मिला। आशा करती हूँ कि ये जो नई सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा। तो बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं आपके बैंकिंग एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का फेज़ वन में आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम समय आपको मिलता है, 25 मिनट्स, और आपको उन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर्स पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ गया, लेकिन आप उस करंट अफेयर्स को मिनिमम टाइम पीरियड में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो नई सीरीज है हमारी करंट अफेयर्स की, इसमें हम 30 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को रीड करके उसे एनालिसिस करके आंसर तक पहुंच सके। ओके, तो यहाँ पर अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। आप टाइमर भी सेट कर सकते हो कि आपके पास 30 मिनट का ही टाइम अवेलेबल होगा इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं कर लेती हूँ। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपका 30 मिनट का टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पीडीएफ के बारे में। सो यहाँ पर ये जो सीरीज हम लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक है, सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो टेलीग्राम से आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के बारे में जब बात हो ही रही तो मैं बता दूं, डेली 7 AM हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। उन करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाती है, आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट अब मंथली कंपाइलेशन का क्या, मंथली मैगजीन का क्या? तो मंथली मैगजीन के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक कोर्स जिसका नाम है यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स, और वहाँ से आप मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिससे आपका पूरा डेटा यहाँ पे रेडी हो जाएगा करंट अफेयर्स का। इसके अलावा जब आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलते हैं फॉर सेबी एग्जाम, इसके अलावा आपका आरबीआई एग्जाम के लिए, तो आप इन कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। और अभी एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है 43% का, तो आप इस ऑफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर लीजिए अपना टाइमर, और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए फटाफट से आप इसे पढ़िए और आंसर कीजिए। ठीक है, मैं भी हेल्प कर देती हूँ आपकी। Recently, Ministry of Finance has notified amended rule under the FEMA Act, Foreign Exchange Management Act 1999, and allow to 100% up to 100% FDI in 3 different category through the liberalized entry route. Question है, under these amended rule, for which space activity 100% FDI in allow under the automatic route? कौन सा ऐसा सेक्टर जिसमें 100% FDI allow है ऑटोमेटिक रूट से? ओके, क्योंकि आपको 3 सेगमेंट देखने को मिलेंगे, अप टू 49%, अप टू 74% और यहाँ पर है 100%। तो 100% एफडीआई कहाँ पर अलाउ है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपोनेंट्स की जो सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स इन सिस्टम एंड सब सिस्टम फॉर सैटेलाइट, यहाँ पर आपको अप टू 100% एफडीआई अलाउ है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। यहाँ पर आप इस डेटा को देख पाएंगे, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्चुअल डेटा है आप देखेंगे 49% तक एफडीआई अलाउ है आपके लॉन्चिंग व्हीकल में। अगर इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको गवर्नमेंट रूट से जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। वैसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर 74% तक की एफडीआई आपको अलाउ है, इन्वेस्टमेंट अलाउ है ग्राउंड सेगमेंट, सैटेलाइट डेटा सेंटर और ग्राउंड सेगमेंट में काम करने के लिए। इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट रूट पे जाना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। Reliance Consumer Product Limited has partnered with Elephant House to manufacture, market, distribute and retail beverages under the Elephant House brand. क्वेश्चन ये है कि ये जो Elephant House brand है ये किस कंट्री का है जिसके साथ Reliance Consumer Product Limited ने बेसिकली पार्टनरशिप की है? तो ये ब्रांड आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका से। कहाँ से? श्रीलंका से। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने भी भारत को अपने मॉनिटरिंग लिस्ट में इंक्लूड किया है आईपी के। ठीक है,
तो आईपी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? अनचेंज है, विच इज 42। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया की रैंकिंग 42 नंबर पे है आउट ऑफ 55 नेशंस, और ये 12th नंबर का एडिशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का। भारत का जो स्कोर है वो है 38.64%। एंड इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इस इंडेक्स को रिलीज करने का काम करती है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट स्टडीज प्रोग्राम, मतलब NICES प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था टू इन्हांस पार्टिसिपेशन ऑफ एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस। तो बेसिकली जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं ये इसरो का प्रोग्राम है। पूछा जा रहा है इसरो ने इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया? सो आंसर हो जाएगा 2012 में इसे लॉन्च किया गया था। बेसिकली अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको गैदर करके उस डायरेक्शन में काम करना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, according to the environmental ministry, India's leopard number rise by the 8% from 12,852 in 2012 to 13,874 in 2022. The highest number of leopard were reported in which state? तो आपका एक डेटा तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ही है कि भारत में जो लेपर्ड की काउंटिंग है वो 8% इंक्रीज हुई है। 2018 का जो असेसमेंट था उसमें लेपर्ड की काउंटिंग 12,852 थी, और अभी जो नया असेसमेंट 2022 का आया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर भारत में लेपर्ड्स हैं 13,874। सबसे ज्यादा लेपर्ड कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में चीता भी है, टाइगर भी है, लायंस भी हैं, और आपको लेपर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? यहाँ पर हमारे पास केवल आप देखेंगे 3 स्टेट्स हैं एमपी के अलावा 3 और राज्य हैं जहां पर आपको 1000 से ज्यादा लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट द उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पॉपुलेशन है लेपर्ड्स की वो डिक्लाइन हुई है 22%, जो कि काफी ज्यादा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच PSU has opened its first office in GIFT City, Gandhinagar, to provide debt option denominated in the foreign currency to boost green hydrogen and renewable energy manufacturing project। तो रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए वो भी फॉरेन करेंसी में कहां पर या किस कंपनी ने अपना ऑफिस खोला है? गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में। सो आंसर हो जाएगा इरडा। ठीक है, अब इरडा के बारे में आप सारी की सारी जितनी इंफॉर्मेशन जहां से भी कलेक्ट कर सकते हो कर लीजिएगा। इरडा से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। पहले ये मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली इसे नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है। तो इरडा आज के समय में इंडिया की नवरत्न कंपनी है, और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनीज कितनी हो गई है? 19। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following statement are correct about the recent released state of world population 2024 report? तो state of world population report कौन रिलीज करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में से ही पता चल गया। ठीक है, चलिए 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम रीड करते हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है इसकी थीम या टाइटल Unleashing the power of gender equality, uplifting the voices of women and girls to unlock our world infinite possibilities, ये इस रिपोर्ट की टाइटल है। नेक्स्ट है इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है, और चाइना सेकेंड नंबर पे है। चाइना की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। 68% of the India's population belongs to the age group 15 to 45 years। तो यहाँ पे बोला है कि 15 से 45 years के जो एज ग्रुप के लोग हैं हमारे देश में वो 68% है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे, इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज एस्टिमेटेड 74 ईयर्स एंड 71 फॉर मेन एंड वीमेन रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे देश में जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो मेल में कितना है? 74 ईयर्स है, और वीमेन्स में आपको 71 ईयर्स देखने को मिलेगा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो केवल और केवल सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट आपकी गलत है। और यहाँ पे मेल की जो एक्सपेक्टेंसी
एक्सपेक्टेंसी है वो 71 है, वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की 74 है। ये अपोजिट लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा केवल 2। डन। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट। Defense export have touched a record blank in the financial year 23-24, a growth of 32.5% over the last fiscal year। यहाँ पर एक डेटा पब्लिश किया है और बताया गया है कि जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंडिया का डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट 32.5% इंक्रीज हुआ है। पूछा जा रहा है कितना 23-24 में एक्सपोर्ट रहा है। सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 21,083 करोड़, 21,083 करोड़ रुपीस हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है। एंड इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर FY 24-25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया कि हमें 35,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। और अभी रिसेंटली फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी भेज दी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन इरडा से है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, द लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC इन द कंट्री, ऑब्वियसली बात है ग्रीन सेक्टर में आपको देखेंगे फाइनेंसिंग करने का काम करती है, हैज अचीव इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल लोन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। पूछा गया है कि इरडा ने FY 23-24 में कितना टारगेट रखा था, मतलब कितना अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन किया था कि हम इतना लोन बांटेंगे और कितना लोन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये बात पूछी गई है। तो इन्होंने रखा था कि हमारा जो लोन हम अमाउंट है वो 37,354 करोड़ होगा और ये सैंक्शन अमाउंट है। डिसबर्स कितना किया, बांटा कितना है, तो 25,089 करोड़ रुपीस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। आई नो ये फैक्चुअल डेटा है और नंबर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं समटाइम याद करने के लिए, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है नंबर्स गेम, ओके। तो आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनको नंबर्स याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नंबर्स तो याद करने पड़ेंगे। जैसे कि डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना रहा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा हार्डली जून या जुलाई में पेपर होगा, तो आपका जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, तो गवर्नमेंट बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करती है कि हमने पिछले साल में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, तो वो डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज रिसेंटली अनवील्ड इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ अर्थ डे, मतलब 22 अप्रैल को इन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बताई है 2023 के लिए, 2030 के लिए। इट एम टू एड्रेस इंडियाज डिमांड फॉर द ग्रीन फाइनेंसिंग, कि इंडिया को कितना ग्रीन फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है 2030 तक, ये इन्होंने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की पिलर ऑफ द स्ट्रेटेजी, इनमें से कौन सा की पिलर नहीं है। तो मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि नाबार्ड के 4 की पिलर्स हैं कि किस तरीके से 2030 तक हम ग्रीन फाइनेंसिंग को इंप्रूव करेंगे और इंडिया की ग्रीन फाइनेंसिंग डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर फंड रेज, ये इनका एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी रिमेनिंग आपको 3 करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ये नाबार्ड का डेटा है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, आप यहाँ पर देख पाएंगे। नाबार्ड के चेयरमैन श्री साजी केवी के द्वारा अर्थ डे के ओकेजन में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो डिमांड है कि 2030 तक हमें $2.5 ट्रिलियन का ग्रीन फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, ऐसा इस रिपोर्ट पे कहा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि 4 इसके की पिलर्स है, एक्सेलरेटिंग ग्रीन lending across sector, playing a broader market making role, internal green transformation of NABARD and 4th नंबर का strategic resource mobilization। तो यहाँ पे फंड रेज करने की बात तो कहीं की नहीं है, ओके। नेक्स्ट है which port has emerged as the highest cargo handling major port of the country in FY 23-24। तो कौन सा पोर्ट यहाँ पे टॉप पे रहा है कार्गो हैंडलिंग में, तो आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है with which IIT has the Armed Force Medical Services recently signed a MOU to conduct collaborative research and training to address health problem faced by the soldiers in difficult terrain। So आंसर क्या हो जाएगा, AFMS ने बेसिकली IIT कानपुर के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब BHEL have signed a joint venture agreement for setting up India's first commercially scaled ammonium nitrate plant in which state। यहाँ पर देखिएगा
कोल इंडिया लिमिटेड और BHEL ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है कि भारत का पहला कमर्शियल अमोनियम नाइट्रेट प्लांट को सेटअप करेंगे। तो कहां पर, किस स्टेट में से सेटअप किया जाएगा, ये बात पूछी गई है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा स्टेट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था तो इसको फाइनली सेटअप कर दिया गया है। विथ हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, विथ वन टाइम बजटरी सपोर्ट फॉर ऑफ हाउ मच रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 23-24 टू 27-28। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को सेटअप किया गया है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और 5 साल के लिए वन टाइम बजट भी अलॉट किया गया है। वो बजट कितना है, तो बजट है आपका 150 करोड़ रुपीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, how many multilateral development bank have recently launched a digital initiative, global co-financing platform to transform the development finance landscape। तो रिसेंटली कितने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम एक ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 10। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सभी आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया has imposed 5.49 crore rupees fine on which payment bank for alleged violation of the anti-money laundering rules under the Prevention of Money Laundering Act PMLA। तो किसके ऊपर 5.49 करोड़ रुपीस की फाइन इम्पोज किया गया है बाय द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट? आंसर हो जाएगा पेटीएम। बेचारे की किस्मत अभी थोड़ी सी बहुत ही गड़बड़ चल रही है तो सारे फाइन इन पे लग रहे हैं बेसिकली। तो पेटीएम पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। तो सीजन 10 जो कंक्लूड हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट है, पुनेरी पल्टन वॉन प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी बाय डिफीटिंग द गुजरात जायंट इन द फाइनल। मतलब गुजरात जायंट और पुनेरी पल्टन के बीच में मैच हुआ होगा और पुनेरी पल्टन जीत गई है। इट इज द फर्स्ट टाइटल ऑफ द पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बेस्ट रेडर आशु मलिक जो कि दबंग दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर है योगेश दाहिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है? तो देखिएगा बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। पहला वाला गलत है कि पुनेरी पल्टन ने, बिल्कुल सही बात है, प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी जीती है लेकिन गुजरात जायंट को डिफीट नहीं किया। इन्होंने हरियाणा की टीम हरियाणा स्टीलर को डिफीट किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। रिमेनिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, which country in the partnership with the World Energy Council recently hosted 26 World Energy Congress under theme redesigning energy for people and planet। तो आपको यहाँ से कुछ बातें पता चल रही हैं। पहली बात ये पता चल रही है कि वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की जो मीटिंग है वो 26 नंबर की मीटिंग हुई है जिसकी थीम है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और ये किसने होस्ट किया है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू हाउ मच परसेंटेज इन 23 फ्रॉम 3.6% इन द प्रीसीडिंग ईयर अकॉर्डिंग टू द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा है। और इन्होंने कहा है पिछले साल की तुलना में हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रॉप हुआ है। तो कितना हुआ है ये पूछा है। आंसर हो जाएगा 3.1%। 3.1% इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1। According to the provisional figure released by the Ministry of Finance, the gross corporate tax collection was blank and the net personal income tax collected was। तो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले एक डेटा बताया था जिसमें बताया था मैंने कि कितना हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, नेट ग्रॉस कितना हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स हमने ग्रॉस और नेट कितना कलेक्ट किया है, ये सारी बातें, रिफंड कितना किया है, मैंने आपको डिस्कस किया था। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कितना रहा है आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आंसर हो जाएगा 11.32 लाख करोड़। 11.32 लाख करोड़ रुपीस आपका ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है और 10.44 लाख करोड़ रुपीस आपका नेट पर्सनल इनकम टैक्स है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो डेटा है इस डेटा को आपको याद करना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, ग्रॉस ज्यादा होगा नेट कम होगा, ठीक है। तो ग्रॉस जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कितना है? 11.32 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। वही नेट कितना है? तो नेट 9.11
9.11 लाख करोड़ रुपीस आपका नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में तो कितना रहा है हमारा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे 23.37 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर। Which state government has launched an initiative to support young entrepreneurs called मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान? इस योजना को, इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो ये योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ अर्थ डे 2024 सेलिब्रेशन has installed and activated India's biggest climate clock at its headquarter in New Delhi? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इन्होंने अर्थ डे पे इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को अनवील किया है, जो कि एक्टिव भी है और ऑपरेशन में भी है। सो आंसर हो जाएगा CSIR। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट, विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज साइन एन MOU विथ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मतलब IRCTC के साथ यहाँ पे किस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अंडर विच इट विल डिलीवर प्री ऑर्डर फूड्स इन ट्रेन? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्विगी और IRCTC के बीच में ये पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, European aerospace firm Airbus has signed a contract with which institute to provide aviation education to the professional and empower? तो यहाँ पर बेसिकली एविएशन की जो ट्रेनिंग होती है या उनकी जो एजुकेशन होती है उसे देने के लिए यूरोपियन एरोस्पेस ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? सो आंसर हो जाएगा IIM मुंबई। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। United Nations High Commissioner for Refugees has recently launched Climate Resilient Fund to boost the protection of the refugees। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने एक फंड तैयार किया है रिफ्यूजीज की मदद करने के लिए। ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पे इट एम टू रेज ब्लैंक बाय द एंड ऑफ, ये कितना फंड रेज करेंगे, कब तक, ये पूछा गया है। तो फंड क्रिएट कर दिया, अब फंड को रेस करना पड़ेगा। तो इनका टारगेट है कि हम 2025 तक $100 मिलियन फंड को रेस करेंगे और इस फंड का इस्तेमाल रिफ्यूजीज की मदद करने में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आज का आपका एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी 2-3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे न्यूज में है, तो उनको आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उनका सेक्रेटरिएट कहाँ पर है, उसके हेड कौन है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, काम क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक का पोर्शन है और फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर के बारे में, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है जो कि रिफ्यूजीज की मदद करती है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करती है। इन्होंने ही फंड क्रिएट किया है और कहा है कि 2025 तक हम $100 मिलियन फंड को रेस करेंगे। अभी जो कमिश्नर है वो कौन है? तो फिलिपो ग्रैंडी आपको कमिश्नर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, The Union Cabinet has decided to extend the subsidy of blank per LPG cylinder for up to 12 refill per year till the end of next financial year। तो यहाँ पे जो सिलेंडर में सब्सिडी है वो एक्सटेंड कर दी है। तो कितने रुपए सब्सिडी दी जाएगी? तो 300 रुपए, 300 रुपीज पर LPG गैस सिलेंडर। ओके, चलिए अब एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है विच इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विच एग्रीमेंट साइंड बाय द 123 कंट्रीज इन 1994 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। यहाँ पे बोला है वो कौन सा एग्रीमेंट है जो 1994 में 123 कंट्रीज ने साइन किया था और उस साइन के बाद ही WTO का फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, जिसने रिप्लेस किया था GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस किया था। तो वो एग्रीमेंट कौन सा हुआ था वो पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका मार्केश एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मार्केश एग्रीमेंट अगर हम देखेंगे तो मोरक्को में साइन किया गया था और 123 कंट्रीज ने इस पे साइन किया था 1994 में, जिसके बाद 1995 में WTO का फॉर्मेशन हुआ था और इसने रिप्लेस किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्लियर? तो WTO अगर बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करना, जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल डाउन करने का काम WTO करता है।
विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू वीमेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हेल्थ पावर? ये किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which bank has launched a new loan scheme called the विकास स्फूर्ति? तो विकास स्फूर्ति स्कीम किस बैंक ने लॉन्च की है रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को और स्ट्रेंथ अप करने के लिए? सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगेन एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है विच इज अंकटाड। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड रिसेंटली हैज अनाउंस्ड इट्स रीब्रांडिंग एज यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जब इनकी 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा था तो इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो अंकटाड है इसका फॉर्मेशन भी लिख दिया इन्होंने कि 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और क्वेश्चन सिंपल सा है कि अंकटाड का सेक्रेटरीट कहाँ पर है, सचिवालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में सब कुछ लिख दिया कि 60th एनिवर्सरी मनाई गई, 1964 में फॉर्मेशन किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके अलावा ये भी लिख दिया कि इन्होंने खुद को रीब्रांड किया है एज अ यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बस क्वेश्चन पूछा गया था सेक्रेटरीट कहाँ है, तो जेनेवा में है। ये आपको अंकटाड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अंकटाड एवरी ईयर बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट एटसेट्रा। ओके, 195 कंट्रीज है और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बताइएगा कैसा लगे क्वेश्चंस, कैसी लगी सीरीज। ओके, The Indian Navy has commissioned its new base blank at the Minicoy Island, लक्षद्वीप। सो आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।